हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। ये आज आपका एक और मॉक टेस्ट होने जा रहा है जो कि रिलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो रिलेट करता है प्लेस गिरवी से। पूछा यह गया है कि जब किसी भी गुड्स को, किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है तो उसमें ओनरशिप किसकी रहती है। क्या आंसर होगा? क्या उसमें ओनरशिप जो व्यक्ति गिरवी रख रहा है संपत्ति को उसकी रहेगी? अब जिसके पास संपत्ति गिरवी जा चुकी है उसकी ओनरशिप हो जाएगी? किसी भी स्थिति में ओनरशिप ओनर के पास नहीं रहती है। इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इस वर्ड का मीनिंग क्या है पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सपोज़ करिए अगर ए है उसके द्वारा बी से 1,00,000 रुपये उधार लिए गए हैं और यहाँ पर ए ने एज अ सिक्योरिटी फॉर डेब्ट अपनी कार बी के पास में गिरवी रखवाई है। तो जिस व्यक्ति ने अपनी कार को गिरवी रखवाया है वो बन जाएगा यहाँ पर ओनर, और जिसके पास में ये कार गिरवी रखवाई गई है वो व्यक्ति बन जाएगा यहाँ पर पौनी, यानी कि जिसके पास कार गिरवी रखवाई गई है। याद रखिएगा किसी भी स्थिति में ये जो बी पर्सन है यहाँ पर, माना कि वो इसमें स्पेशल इंटरेस्ट रखता है प्रॉपर्टी में, लेकिन किसी भी कीमत पर वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बन सकता। प्रॉपर्टी का ओनर इसमें ए ही माना जाएगा। जो व्यक्ति सामान गिरवी रख रहा है ओनरशिप उसी के पास में ही रहेगी। आप मुझे अपने आंसर बताते चलिए कमेंट बॉक्स में क्या आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल है, वॉइड है, नन ऑफ दी एबव। सही आंसर क्या होगा बताइए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, सही आंसर होगा, मैंने समझाया था आपको अभी, ऑप्शन ए करेक्ट है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और कॉन्ट्रैक्ट की ये डेफिनेशन दे रखी गई है सेक्शन 2 के सब क्लॉज एच में। क्वेश्चन आपके सामने है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, ए 1,000 रुपये के मूल्य के घोड़े को 10 रुपये में बेचने का करार करता है। इस करार के लिए ए की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है। यह करार कैसा है? भाई बहुत सिंपल सी बात है। ए है, उसके पास में 1,000 रुपये की कीमत का उसके पास में एक हॉर्स है। ए जो है अपने इस 1,000 रुपये की कीमत के हॉर्स को जो है कितने में बेच रहा है? सिर्फ 10 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पर जो कंसीडरेशन है, ऑफकोर्सली ये कंसीडरेशन जो है वो कैसा है? इनएडिक्वेट है। ये जो कंसीडरेशन है ये कैसा है? इनएडिक्वेट है। कई बार इसमें क्वेश्चन आता है क्या कंसीडरेशन अगर इनएडिक्वेट है तो इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए? कब इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए? और ऊपर से यहाँ पर एक बात ये भी याद रख लेना, अपनी कंसेंट देते समय यहाँ पर ए फ्री कंसेंट रख रहा है। जब ए इस बात की सहमति दे रहा है तो ए की सहमति कैसी है? वो फ्री कंसेंट है। अब बताइए क्या यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, वैलिड माना जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नन ऑफ दी एबव। क्या सही आंसर होगा? मुझे आंसर करिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संविदा के लिए आवश्यक नहीं है? हमने आपसे पूछा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो एसेंशियल होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा सेक्शन 10, जिसमें बताया गया है कि कोई भी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब वहाँ पर लीगल लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। वहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि प्रॉपर्टी अचल संपत्ति होनी चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए अपने आंसर को। आप जो इस वाले पेज का फर्स्ट क्वेश्चन था उसके तहत अगर हम बात करें कि ए 1,000 रुपये के मूल्य के घोड़े को 10 रुपये में बेचने का करार करता है। इस करार के लिए ए की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है। तो ये जो करार है वो कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड है। और हमने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि सबसे अहम बात यहाँ पर एक ये आती है कि यहाँ पार्टीज़ की फ्री कंसेंट थी। ये उसके ऊपर तय करना था, उसे तय करना था कि वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने गुड्स को 1,000 रुपये कीमत का है वो 10 रुपये में बेचे, 5 रुपये में बेचे, 500 में बेचे, ये उसको तय करना था। और ये वाली बात कहाँ लिखी गई है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 के एक्सप्लेनेशन 2 में बताई गई है।
क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था और हमने सही बताया था आपको, इसमें अचल संपत्ति इसका एसेंशियल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि एसेंशियल आपको याद करने पड़ेंगे जो बताए गए थे कि कोई भी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, तो सेक्शन 10 में रिक्वायरमेंट से तब बनता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही क्या है? सभी अवैध संविदाएं शून्य होती हैं, जितने भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सभी वॉइड हैं, लेकिन जितने भी शून्य वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो अवैध हों। क्लियर है? सभी अवैध संविदाएं शून्य होती है, किंतु सभी शून्य संविदाएं अवैध नहीं होती हैं। क्वेश्चन, वह करार जो विधितः परिवर्तनीय ना हो। देखिए मैंने इससे पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन आपसे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है उसे आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। आप मुझे वॉइड कहेंगे, वॉइडेबल कहेंगे, या उसे प्रॉमिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बी को प्रवंचित करने के आशय से ए मिथ्या व्यपदेशन करता है। बी को प्रवंचित करने के आशय से ए क्या कर रहा है? ए यहाँ पर इस बी से झूठ बोलता है कि ए के कारखाने में, मिथ्या व्यपदेशन करता है कि ए के कारखाने में, ए कहता है बी से कि ए की फैक्ट्री में यहाँ पर हर साल 500 मन इंडिको बनता है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर उसका पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस यहाँ पर इतना ही है कि बी कैसे भी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ में आ रहा है वॉइडेबल होगा कि वॉइड होगा, पहले तो ये डिसाइड कर लो, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। पर ये वॉइडेबल किसके ऑप्शन पर होगा? एट द ऑप्शन ऑफ ए होगा या एट द ऑप्शन ऑफ बी होगा? क्या आपका आंसर होगा? तो अभी तक आपने आंसर कर लिए होंगे, अपने आंसर आप चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था जो इस पेज का, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। सेक्शन 2 सब क्लोज जी में डिफाइन करा गया है वॉइड एग्रीमेंट। बी को प्रवंचित करने के आशय से ए मिथ्या व्यपदेशन करता है कि ए के कारखाने में 500 मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है और बी को वह कारखाना खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल है अंडर सेक्शन 19 के तहत, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बी के ऑप्शन पर वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ बी। आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से ये वाली बात। सेक्शन 19 ये क्लियर करता है कि अगर कंसेंट फ्रॉड से ली गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन पर बेस है, या फिर कोवर्सन के माध्यम से रिसीव करी गई है, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 19 एप्लीकेबल होगा और वो वॉइडेबल माना जाएगा। वहीं पर आप यह भी नोट कर सकते हैं कि अगर कंसेंट अनडू इन्फ्लुएंस के माध्यम से रिसीव करी गई है तो सेक्शन 19A के तहत उसको इस संबंध में वॉइडेबल करा जाएगा। पहले आप क्वेश्चन रीड करिए, फिर हम उसके बाद बात करेंगे। हाँ, मैं एक बार इसको चेक करना चाहूँगी। वॉइड एग्रीमेंट के तहत जो हमने आपको सेक्शन बताया है वह सही है? हाँ सही बताया है। सेक्शन 2 के सब क्लोज जी में ही डिफाइन करा गया है। हाँ चलिए आप क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बी के बच्चे का भरण पोषण करने का ए वचन देता है। बी उस प्रयोजन के लिए ए को 1000 रुपये वार्षिक देने का वचन देता है। यह प्रतिफल कैसा है? क्या ये लॉफुल है? क्या ये लॉफुल कंसीडरेशन है? यह कंसीडरेशन ही नहीं है, या फिर ये इलीगल कंसीडरेशन है? अपना आंसर जब तक कमेंट बॉक्स में तैयार रखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन, बी को ए 100 टन तेल बेचने का करार करता है। उसमें यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि किस तरह के तेल का आश्रय था। आपको मैंने कितनी बार बताया है कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में चाहते हैं तो वो सर्टेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अनसर्टेनिटी है। यहाँ पर पता ही नहीं चल पा रहा है कि वह कौन से प्रकार का तेल खरीदने की बात कर रहा है। तो ऐसा करार क्या होगा? वॉइडेबल, वॉइड, वैलिड, नन ऑफ दी एवर। आंसर आप चेक कर सकते हैं। इस पेज का पहला क्वेश्चन जो है, बी के बच्चे का भरण पोषण करने का ए वचन देता है। बी उस प्रयोजन के लिए ए को 1000 रुपये वार्षिक देने का वचन देता है। यह कंसीडरेशन अपने आप में लॉफुल है। ये सेक्शन 23 आप देख लीजिएगा, उसी का एक इलस्ट्रेशन दिया गया है यहाँ पर। ये वैसे भी आपको याद है सेक्शन 23 साफ कहता है कोई भी कंसीडरेशन लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट माना जाएगा जब तक कि उसमें जो उसके तहत वहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं अगर वो नहीं आ रहे हैं। मतलब कि ये कि वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, वो लॉ के द्वारा फोरबिडन नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सब पॉइंट हैं तो इसका मतलब वो अनलॉफुल है, और अगर ये पॉइंट नहीं है
तो वो लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट को बताता है। बी को ए 100 टन तेल बेचने का करार करता है, उसमें दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि किस तरह के तेल का आश्रय था, ये करार वॉइड है। मैंने पहले ही आपसे कहा था सर्टेनिटी बहुत जरूरी है, यहाँ पता ही नहीं चल रहा है विच काइंड ऑफ ऑयल, यहाँ पर ये वाली बात तय ही नहीं कर पा रही है पार्टी, विच काइंड ऑफ ऑयल की बात हो रही है, इसलिए इसे वॉइड ही करा जाएगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 29 अनसर्टेनिटी है ये। ए यह संविदा करता है कि वह कि जब सी से ए यह संविदा करता है कि जब सी से बी विवाह कर लेगा तो बी को ए एक नियत अमाउंट पे करेगा, बी से विवाह करे हुए बिना ही सी मर गई। ये संविदा क्या है? वॉइडेबल, वैलिड, वॉइड, नन ऑफ दी अबव। सही आंसर क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन, चलिए पहले इस वाले क्वेश्चन की ही बात कर लेते हैं, बताइए क्या होगा। ए यह संविदा करता है कि जब सी से बी विवाह कर लेगा तो वह बी को ए एक नियत धनराशि देगा, बी से विवाह करे हुए बिना ही सी मर गई है। यह संविदा क्या है? यह संविदा यहाँ पर वॉइड है। दूसरा क्वेश्चन, ए 2000 रुपये की कीमत पर 20 दिन के भीतर सी के लिए चित्र बनाने का वचन देता है, जिस दिन तय दिन पर चित्र बनाना था उससे पहले ए की मृत्यु हो गई है, संविदा क्या है? इसको आप इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते हैं, अपना आंसर आप चेक कर लीजिए, वॉइड है। हमने इसे क्यों हमने कहा कि सेकंड क्वेश्चन को आप इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते, क्योंकि ये पर्सनल स्किल पर बेस है। यहाँ पर ए प्रॉमिस कर रहा है कि वो सी के लिए एक पेंटिंग बनाएगा। वो क्या प्रॉमिस कर रहा है? उसके लिए एक पेंटिंग बनाएगा जो कि उसके खुद के पर्सनल स्किल पर बेस है। अगर यहाँ पर ए मर गया तो उसे जो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी चाहकर फुलफिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ ही खत्म हो गया, ए के मरने के साथ ही खत्म हो गया, इसलिए इसे इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता है। क्वेश्चन, एक व्यापारी ए कुछ माल बी के घर पर भूल जाता है, बी उस माल को उस गुड्स को अपने गुड्स के रूप में बरतता है, तब यहाँ पर अब क्या होगा? क्या यहाँ पर अब ए को पेमेंट करने के लिए बी लायबल होगा? ए को पेमेंट करने के लिए, यहाँ पर ए को पेमेंट करने के लिए बी लायबल नहीं है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा उनके बीच में, तो लायबिलिटी कहाँ से आ जाएगी? नन ऑफ दी अबव। सही आंसर अब तक आप बता चुके होंगे, सही आंसर है ऑप्शन ए। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो आपके सामने प्रेजेंट एग्जाम्पल है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पर बेस है, और आपको पता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 62 से लेकर सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक में बताए गए हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपको चित्र पता ही है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक में बताए गए हैं। और ये जो प्रेजेंट एग्जाम्पल है वो सेक्शन 70 से रिलेट करता है, जिसमें एक व्यापारी ए कुछ गुड्स लेकर बी के घर गया और वहां पर उन्हें भूल गया। एक बात याद रखना, यहाँ पर इसमें ए का इंटेंशन कहीं पर भी बी को फ्री में वो गुड्स देने का नहीं था, बी ने उस गुड्स को अपने लिए यूज कर लिया है, अब यहाँ पर वो लायबल माना जाएगा। क्वेश्चन, ए इस बात के प्रतिफल स्वरूप कि बी अपनी जमींदारी के भाटकों का संग्रह करने के लिए सी को नौकर रखेगा, सी द्वारा उन भाटकों के समग्र संग्रह और संदाय के लिए 5000 रुपए की रकम तक उत्तरदायी होने का बी को वचन देता है। ये किस प्रकार की गारंटी के तहत आता है? एक सिंपल गारंटी है, कंटिन्यूअस गारंटी है, या फिर कोई गारंटी ही नहीं इसमें अराइज हो रही? नन ऑफ दी अबव। प्रेजेंट एग्जाम्पल आपको रिलेट करता है कंटिन्यूअस गारंटी से। क्वेश्चन, ए अमुक कीमत पर बी को घर बेचने की पत्र द्वारा प्रस्तावना करता है। ए ऑफर बना रहा है बी को घर बेचने के लिए, या आपको ये बताना है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है आपको ये बताना है। जब ए उस लेटर को सेंड करता है तभी कंप्लीट हो गया का कम्युनिकेशन ऑफर। जब ए उस लेटर को लिखना रिटर्न करना पूर्ण करता है तभी कंप्लीट हो गया। जब बी उस लेटर को प्राप्त करता है तब कंप्लीट होगा। नन ऑफ दी अबव। सही आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए इस पेज का आप, कंटिन्यू गारंटी है, सेक्शन 129 रीड कर लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात कर रहा है, और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर उस समय कंप्लीट हो जाता है जब ये उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। और यहाँ पर जो ए है उसके द्वारा ये जो ऑफर है बी के लिए बनाया गया है, और ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर
तब कंप्लीट हो जाएगा जब ये जिस वक्त ये बी की जानकारी में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन, जहां की वह क्रम जिससे व्यतिकारी वचनों का पालन किया जाना है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, संविदा द्वारा अभिव्यक्त नियत हो, वहां उनका पालन उसी क्रम से किया जाएगा, और जहां वह क्रम संविदा द्वारा अभिव्यक्त नियत ना हो वहां उनका पालन कैसे किया जाएगा। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में बात हो रही है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस को किस तरह से उसको परफॉर्म किया जाएगा। अगर पार्टीज ने पहले से ही बाई कॉन्ट्रैक्ट तय कर लिया है तो उसी हिसाब से उसको फॉलो किया जाएगा। अगर पार्टीज ने बाई कॉन्ट्रैक्ट तय कर लिया है, पर अगर बाई कॉन्ट्रैक्ट वहां पर अगर इसको तय नहीं करा गया है तो फिर इसको कैसे फुलफिल किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस सेक्शन 52 है। अगर पार्टीज ने तय कर रखा है तो बाई कॉन्ट्रैक्ट उसको तय किया जाएगा, और अगर पार्टीज ने तय नहीं कर रखा है तो जो भी उनके बिजनेस ट्रांजैक्शन के द्वारा तय किया जा सकता होगा उसको फिर फॉलो किया जाएगा। बी के लिए लोक सेवा में नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन ए देता है और ए को बी 1000 रुपए देने का वचन करता है। इस प्रकार का करार कैसा है। शून्य, शून्य करणीय, वैध, नन ऑफ दी एबव, वॉइड है। वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या थर्ड पर्सन से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित किया जाता है। आंसर चेक कर लीजिए आप। इस पेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बी के लिए लोक सेवा में नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन ए देता है और ए को बी 1000 रुपए देने का प्रॉमिस करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये अनलॉफुल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। अभी इससे पहले वाले एक एग्जाम्पल भी आ चुका था जिसमें हमने इसी के बारे में बात करी थी। एजेंट वो व्यक्ति होता है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या थर्ड पार्टी से व्यवहार में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है, उसे हम एजेंट कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 182 जो है 182 वो एजेंट और प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित करार जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर ही कोई बात करने या ना करने के लिए है, वो किस प्रकार है। वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, नन ऑफ दी एबव है। क्यों ऐसा कह रही हूं मैं, इम्पॉसिबल इवेंट पर हो रहा है वो इसलिए। यदि दो पार्टी एक समान प्रस्ताव एक दूसरे की अज्ञानता में एक दूसरे को पहुंचाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, ऑफर, नन ऑफ दी एबव। आंसर चेक कर लीजिए। समाश्रित करार जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर कोई बात करने या ना करने के लिए हो, वॉइड होते हैं। सेक्शन 36 इससे रिलेट करता है। यदि दो पक्षकार एक समान प्रस्ताव एक दूसरे की अज्ञानताएं बनाते हैं, इग्नोरने से बनाते हैं, उसे हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। ऑफर आपस में क्रॉस हो गए। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले हैं, बताइए क्या आंसर सही होगा। जब प्रस्ताव जो डाक के द्वारा भेजा गया है, ए है, उसने 1 जनवरी 2000 को एक लेटर अपने ऑफर का उसने एक लेटर बनाया और वो लेटर उसने पोस्ट कर दिया है। 1 जनवरी को उसने एक लेटर पोस्ट करा है बी के लिए और बी को यह लेटर रिसीव हुआ है 3 जनवरी को। बी ने यहाँ पर बी को लेटर अच्छा लगा, ऑफर अच्छा लगा, बी ने 5 जनवरी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है। ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इस ए के पास में 7 जनवरी को आया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है जब ऑफर जो डाक के द्वारा बनाया गया है उसे कब रिवॉक किया जा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अगर एक बार ए ने ऑफर बना दिया अब वो अपने ऑफर को रिवॉक नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि जो यहाँ पर प्रॉमिस है वचन ग्रहीता द्वारा स्वीकृति के पत्र को डाक में डाले जाने से पूर्व, मतलब लेटर पोस्ट किए जाने से पूर्व ए अपना ऑफर कभी भी वापस ले सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि यहाँ पर इस संबंध में जो ये प्रॉमिसर है, जो ये ए है, इसको जब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा उससे पहले ये कभी भी अपना ऑफर रिवॉक कर सकता है। तो सही आंसर बता दीजिए क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर अच्छी तरह याद रखिएगा कि जिस वक्त ए ने ऑफर बनाया 1 जनवरी को, ये ऑफर मिला बी को 3 जनवरी को मिला है। बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया था बी ने 5 जनवरी को। अब अच्छी तरह समझ लो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया है 3 जनवरी को क्योंकि बी को रिसीव हुआ है, इसलिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें, अगेंस्ट प्रॉमिसर भी होती है, अगेंस्ट प्रॉमिसी भी होती है, अगेंस्ट ऑफरर होती है, अगेंस्ट ऑफरी भी होती है।
इसके रिलेटेड थ्योरेटिकल क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं पहले से ही। अगर हम यहाँ पे बात करें इस संबंध में कि जो ए है उसे अपना ऑफर अब वापस लेना है, तो बी के द्वारा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किए जाने से पहले कभी भी ए अपना ऑफर वापस ले सकता है। और अगर मैं वहीं पर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेती कि जो बी है, जिस दिन इसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है, अब उसके बाद में इसे लगता है कि ये एक्सेप्टेंस गलत जा चुकी है, इसे वापस लेनी है, इसको रिवोक करनी है बी को, तो बी कब रिवोक कर सकता है? तो ए के पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले बी कभी भी रिवोक कर सकता है। खैर फिलहाल तो बात हो रही थी इस संबंध में कि जब प्रस्ताव जो डाक के द्वारा भेजा गया है उसे प्रतिसंहित कब किया जाएगा, तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। तो इसी के साथ ये क्लास कंप्लीट करते हैं और आशा करते हैं क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी।